डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट IMA। मैं आप तीनों को ही आमंत्रित करूंगी मंच पर करने के लिए। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत करती हूँ सर आपका। नेशनल प्रेसिडेंट IMA हैं आप। डॉक्टर शरद कुमार, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुंचना है, इन तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पैंडेमिक देखा, लेकिन उसके बाद बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाएं, कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं डॉक्टर्स के लिहाज से भी, मरीजों के लिहाज से भी, उपलब्धता कितनी रही और आगे आने वाले वक्त में क्या क्या करना है? First of all, I must say thanks to you for having such a wonderful gathering here. Pandemic में हमने नहीं, पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान ने कोविड जैसी महामारी पे विजय पाई, किस तरह से पूरे वर्ल्ड ने हमारे कोविड मैनेजमेंट को एप्रिशिएट करा, एंड इट ब्रॉट लॉट ऑफ लॉरल्स टू द कंट्री. And that is all because of the hard work of the doctors and the healthcare worker in the hospitals. कोविड के बाद बहुत डेवलपमेंट हो गया. सबसे ज्यादा चेंज जो हम देखते हैं वो हुआ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह पूरे देश में, हर शहर में बहुत एक जागरूकता आई हेल्थ के लिए लोगों के अंदर. लोग जो हेल्थ को एक बहुत ही साइड में रखते थे, मतलब गाड़ी का लाइसेंस, अपना गाड़ी की सर्विस कराते थे, पर हेल्थ के लिए अपना मेडिकल चेकअप कराने से वो सोचते थे कि अपनी सर्विस नहीं कराते थे, अपनी सर्विस नहीं कराते थे. उसके बाद एक जागरूकता आई. और देखिए, किसी भी देश के अंदर अगर आपको हेल्थ को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, उनकी विल पावर जरूरी है. अगर उनकी विल पावर है तो वही डाउन द लाइन एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगी, पॉलिसी बनेगी और अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है हेल्थ को लेके देश की, और हेल्थ स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है. बस कुछ एक दो चीजें हैं जिसको हमारा देश बहुत दिनों से और बहुत सालों से झेलता आ रहा है, जो शायद वर्ल्ड में किसी और कंट्री में नहीं होता. वो है डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे, हॉस्पिटल पे वायलेंस. वायलेंस मेरे को नहीं लगता किसी भी देश के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर होता है. इवन ड्यूरिंग वॉर हॉस्पिटल्स आर डिक्लेयर द सेफ जोन. वायलेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसपे सरकार को एक ओपन माइंड से डिस्कस करना चाहिए. क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, अगर क्रिटिकल केयर पेशेंट को ट्रीट करते समय डॉक्टर के दिमाग में डर होगा कि अगर रिजल्ट सही नहीं निकला तो क्या होगा, तो बिलीव मी, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा. देखिए, थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी. ये ना बड़ा एक परसेप्शन है कि महंगा है. एप्रोप्रिएट कॉस्ट क्या है, क्या कोई बता सकता है? ये एक परसेप्शन बन गया है, जो भी रेट है वो महंगा है. देखिए, दो चीजें हैं. कुछ लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए सरकारी अस्पताल बने हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं. हमारे IMA की मेंबर्स हैं, वो सर्विस दे रहे हैं फ्री. एक डॉक्टर ने पहले, आप देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई है, आप उसका थोड़ा पाथ समझने की कोशिश कीजिए. 22 लाख मेरिटोरियस बच्चे एग्जाम देते हैं नीट UG में, जिसमें से 1,08,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं. मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं. तो कितनी डिमांड और कितना टफ कंपटीशन है. उसके बाद PG में आने के लिए भी फिर कंपटीशन देना पड़ता है. तो ऐसे ही नहीं बन जाते कि कहीं कहीं एडमिशन लो और तुरंत आपका एडमिशन हो गया और बन गए डॉक्टर. उसके बाद उसमें जो लोग प्राइवेट से कर रहे हैं वो फीस भी दे रहे हैं. अब उसके बाद जब वो आए, उन्हें अगर हॉस्पिटल बनाना है तो लोन लेते हैं. कोई उन्हें जमीन सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलती है, इक्विपमेंट में कोई सब्सिडाइज नहीं मिलता है उन्हें रेट, कोई ड्यूटी फ्री नहीं होती है. अगर कोई इंसान, और एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी चाहिए, यू वांट, अभी हमने पेशेंट सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करा है, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल भी चाहिए, स्टैंडर्ड सारे आपके एट पार एक्सीलेंस विद दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो मेंटेन भी हो रहे हैं इंडिया में. बट एवरीथिंग कम्स विद द मनी. राइट सर. एक मैं मोटी सी चीज आपको बता रहा हूं. जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली और एनीबडी,
एक स्टडी हुई थी 2 साल पहले हम लोगों ने और फिक्की ने भी कराई थी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खर्चे हैं रेंजिंग फ्रॉम क्रिटिकल केयर बेड टू दी जनरल बेड, इट कम्स अराउंड 20,000 से 40,000 रुपए पर डे पर बेड। ये खर्चा गवर्नमेंट वहन करती है और फ्री में सर्विस देती है मरीजों को, और देनी भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दी स्टेट वेलफेयर स्कीम। बट एक जो प्राइवेट डॉक्टर वो करोड़ों रुपए का लोन लेके अपनी जमीन बेच के अपनी गिरवी रख के सब चीजें वो कर रहा है, तो ये जो 20,000 से 40,000 का पर बेड पर डे का खर्चा है ये कौन देगा? अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो वो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। हम ये वाली बात एयरप्लेन में क्यों नहीं करते? एयरप्लेन में तो वो सीट भी बेचने लगे हैं, आपको सीट बुक करनी है उसके भी पैसे लेने कर दिए। नहीं एक सेकंड लेट मी, जेब की भी तो बात है जी, जेब की भी तो बात है कि आपकी जेब कितना वो allow उसी करती पे आ रहा हूं ना। जिस डॉक्टर ने कोई आपसे, अगर मैंने पैसा लगा के बनाया है तो मैं आपको, अब मेरा चार्टर्ड टैरिफ लिखा हुआ है, आपको जबरदस्ती कोई नहीं बुला रहा है ना। अगर आपको फ्री में इलाज करना है तो सरकारी हॉस्पिटल है, बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल है। एम्स के अंदर आप जाइए, आपको आप देखिए कितना वेटिंग लिस्ट है। तो अगर वो 20,000 से 40,000 का जो खर्चा है पर डे पर बेड का, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट में वो खर्चा कहां से आएगा? दूसरी बात आपने मेडिसिन की कही, ये मिथ प्लीज चेंज कर दीजिए। ना तो डॉक्टर किसी दवाई के कॉम्बिनेशन की परमिशन देते, ना ही डॉक्टर रेट तैयार करते, सरकार ही रेट तय करती है। अगर ये प्रॉब्लम है रेट डिफरेंट क्यों है, सरकार के हाथ में है। वो केवल एक ही स्टैंडर्ड की दवाई बनाओ, एक ही रेट रखो, हमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर्स नहीं कहते। लेकिन अगर मरीज सही नहीं होता तो उसकी गारंटी डॉक्टर के ऊपर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? अगर वो कोर्ट में केस करता है वो डॉक्टर पे है, तो डॉक्टर पे ही हक है कौन सी उसके हिसाब से। डॉक्टर का जो ट्रेनिंग है 10 साल की, 20 साल की, बेस्ड ऑन दैट वो कहता है ये वाली दवाई ज्यादा, आप जाइए, आपको बुखार होगा, आप एक दवाई लीजिए, उससे फायदा नहीं होगा, आप उस डॉक्टर पे दोबारा नहीं जाते, आप तुरंत चेंज कर देते हैं। तो जब इतना कंपटीशन है तो जो डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मरीज के लिए, बिलीव मी, कोई डॉक्टर अपने मरीज के लिए कभी गलत नहीं सोचता, ये मेरे आप विश्वास रखिए, कभी भी गलत नहीं सोचता। और कोविड में हमने अपने 2000 डॉक्टर गंवाए हैं। इतनी शहादत देने के बाद तो अब डॉक्टरों को पे शक करना बंद कीजिए। डॉक्टर्स, जब भी देश में कोई प्रॉब्लम हुई है मेडिकल, हिंदुस्तान का डॉक्टर हमेशा आगे आगे खड़ा हुआ है। पोलियो को हराया डॉक्टर्स की वजह से, कोविड को हराया डॉक्टर्स की वजह से, स्मॉल पॉक्स हराया डॉक्टर्स की वजह से। आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर खड़े हैं, आप सुरक्षित हैं। देखिए सीमाओं पे हमारे सैनिक हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, और धरती और अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके मेंबर डॉक्टर्स हैं आपके लिए, आप बिल्कुल। और आपने जो लिस्ट गिनवाई उसमें एब्सोल्युटली इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। और जिन बीमारियों को आपने गिनाया उसमें मैं लेप्रेसी से लेकर ट्यूबरक्लोसिस भी जोड़ देती हूं, और जिस तरीके से हमने उनको हराया, जिस तरीके से मरीजों की संख्या कम हुई, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। नो डाउट के जज्बे को हर कोई सलाम करता है और होना भी चाहिए। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं बस थोड़ा सा, जैसे अभी आपने कॉस्ट की बात करी, मैं एक दूसरा पक्ष आपको बताना चाहूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मंच से बताना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है और 100 साल पुरानी एसोसिएशन है, हम 2028 में अपने 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। वंडरफुल। 4 लाख से ज्यादा मेंबर हैं हमारे देश भर में। हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट चालू करा है दोबारा से, वो 2005 से चल रहा था, बीच में कोविड की वजह से रुक गया था। इस साल मैंने रीलॉन्च करा है, आओ गांव चलें। अंडर आओ गांव चलें हमारी 1760 ब्रांच हैं पूरे देश में। हमने अपनी सभी ब्रांचेस से कहा है कि एटलीस्ट एक गांव को आप गोद लीजिए और वहां पे मेडिकल के अलावा और भी सारी सेवा दीजिए। अगर स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लगवाइए, टीचर नहीं है तो टीचर दिलवाइए। और अभी तक मुझे बताते हुए खुशी है कि करीब 1100 गांव हमने गांव में गोद ले लिए हैं और बाकी भी हम बहुत जल्दी ले लेंगे। वंडरफुल, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस इनिशिएटिव। और एक चीज मैं और बताता हूं डॉक्टर्स की चैरिटी के बारे में। देखिए ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, और आप भी इस बात को जानती हैं, कि डेली कुछ ना कुछ कंसेशन अपने मरीज को ना करता हो। हर डॉक्टर, कभी मरीज कहता है डॉक्टर साहब फीस नहीं है, तो कभी नहीं कहता मैं इलाज नहीं करूंगा, चल ठीक है चला जा। कोई लैब चला रहा है तो वो कहता है साहब पैसे नहीं है, चल थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर दे। अगर आप 100 रुपए भी पर डॉक्टर का डेली कंट्रीब्यूशन माने चैरिटी का, 4 लाख डॉक्टर हैं, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज, 365 डेज, 1500 करोड़ से ऊपर आता है। आप मुझे बता दीजिए 1500 करोड़ रुपए की चैरिटी कौन सा बिजनेस हाउस बिना किसी
रिटर्न के कर रहा है। अगर कोई करता है तो उसे उसका बहुत सारा रिटर्न मिलता है। हम लोग ना तो किसी से कहने आते ना बताते, लेकिन फिर भी हम करते हैं। लेकिन आपने कहा रखी डॉक्टर शरद, थोड़ी देर पहले आपने डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की, आपने इस मुद्दे को भी उठाया कि ऐसा अमूमन बाहर नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। तो क्या आईएमए की डिमांड क्या है इसको लेकर, किस तरीके से आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या लोगों के रवैये में आपने बदलाव देखा है, या और अग्रेसिव अप्रोच कुछ समय में आपने देखी है लोगों की? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है, आपको याद होगा कोविड के अंदर पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत एक अध्यादेश लाया गया जिसमें वायलेंस वाज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट वाज ए ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस, बट इट वाज ओनली फॉर द पेंडेमिक। अब आप मुझे ये बता दीजिए, डॉक्टर्स तो डॉक्टर हैं, मरीज मरीज हैं, अस्पताल अस्पताल हैं, बीमारी कोई भी हो। अगर वायलेंस पेंडेमिक कोविड में एक्सेप्टेबल नहीं था तो बाकी टाइम पे क्यों एक्सेप्टेबल है? अगर हम कोविड के टाइम पे एक सेंट्रल लॉ बना सकते हैं तो हम नॉर्मल क्यों नहीं बना सकते? मेरे को समझ में नहीं आती ये वाली बात। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। और देखिए, मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूं, अगर ये इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे, बेसिकली प्राइवेट में ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे पैसा देते हैं, वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग क्रिटिकल पेशेंट को लेना बंद कर देंगे और वो कहेंगे भाई बड़े अस्पताल में कहीं ले जाओ। जो अभी आप नियर अपने घर के पास जो नियर हॉस्पिटल है वहां चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह का डॉक्टर्स जो है लोग, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। इन इमरजेंसी हम पे केवल फर्स्ट टेक होता है, देयर इज नो रीटेक। वो समझना चाहिए। अभी रिसेंटली केरल में एक इंसिडेंस हुआ था, एक नई बिल्कुल यंग डॉक्टर वंदना दास को, शी वाज स्टैप्ड टू मर्डर व्हेन शी वाज ऑन ड्यूटी, यू नो दैट, ऑन 10th May दिस ईयर। बट केरला गवर्नमेंट ने उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डिनेंस, आईएमए की डिमांड थी वहां पे, और उसकी डिमांड पे केरला गवर्नमेंट लेके आई है बहुत स्ट्रांग ऑर्डिनेंस, और हम उस ऑर्डिनेंस को चाहेंगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पढ़े। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स अगर सुरक्षित नहीं है, वो फ्री माइंड से काम नहीं करेंगे तो कोई अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा। वायलेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अगर आपको कोई शिकायत है तो रिड्रेसल फोरम बने, वहां पे करिए। आप वायलेंस को अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? वायलेंस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, और वायलेंस की निंदा हर फोरम पे होनी चाहिए, और आपको भी एक माहौल इसका बनाना चाहिए। राइट सर, उसको लेकर जीरो टॉलरेंस भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सर, क्या लगता है आपको कि डॉक्टर्स की संख्या पर मरीज जितना होना चाहिए, क्या उतनी अवेलेबल है? डॉक्टर्स की कमी है, या आने वाले कितने वक्त में आप देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में डिमांड बढ़ रही है डॉक्टर्स की, हम उसको कब तक कॉम्पनसेट कर पाएंगे या उस स्थिति तक एटलीस्ट पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं चाहूंगा इस बात पे यू शुड अप्रिशिएट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। हमारा रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और अभी मैं 3 दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था, नीति आयोग के चेयरमैन उसको चेयर कर रहे थे, नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर पॉल चेयर कर रहे थे। आने वाले दिनों में, सालों में, इंडिया विल प्रोड्यूस द डॉक्टर फॉर एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स की कमी होने वाली है, और हमारे यहाँ सीट्स बढ़ती जा रही हैं। हम इंडिया नहीं, पूरे देश की रक्षा करेंगे, पूरे वर्ल्ड में अपने डॉक्टर सप्लाई करेंगे। और अभी हमारा टाई अप हुआ है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उसके साथ अभी टाई अप हुआ है एनएमसी का। एंड आई टेल यू दिस थिंग, ये 2010 में 11 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका पूरा प्रस्ताव बनाया था कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का टाई अप हो, जिससे कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के डॉक्टर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में वहां प्रैक्टिस कर सकें, जा सकें। और वो अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी, 7 दिन पहले एनएमसी के साथ टाई अप हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि कल आईएमए में उसके प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और हम उनके साथ उनको अपना थैंक्स देने वाले हैं कि उन्होंने हमारे डिमांड मानी, और आईएमए को एक परमानेंट मेंबर इंडिया को भी बना रहे हैं, और नेशनल प्रेसिडेंट को उसका मेंबर बना रहे हैं। तो इंडिया तो आगे विश्व गुरु बनने के लिए तरफ ये एक दूसरा कदम है। डॉक्टर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, डे बाई डे संख्या बढ़ती जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अब डॉक्टर्स की कमी होगी। रूरल एरिया में, जैसे मैंने बताया, आओ गांव चौल की तरह हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज लानी पड़ेगी। आईएमएस की डिमांड हम बहुत सालों से कर रहे हैं, जैसे कि आईएएस है, इंजीनियरिंग सर्विस है। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन मेडिकल सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस हो, यूनिफॉर्म उनके भत्ता हो, उनको पता हो कि मेरा पाथ क्या है, मेरा डेवलपमेंट क्या है। और हम कहते हैं कि गांव में नहीं जाते।
गांव में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखें, आईएएस अगर रहेगा, उसका पूरा वहां पे उसको बंगला मिलता है, नौकर मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल, सब चीज होती है। डॉक्टर्स की स्थिति जाके देखिए जो पीएससी पे काम कर रहे हैं, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, वो अपने बच्चे कहां पढ़ाएंगे फिर? डॉक्टर्स जाने को तैयार है, सरकार की हर पॉलिसी में सरकार को हेल्प करने को तैयार है। और होलिस्टिक मेडिसिन पे मैं आपको बता दूं, आप पूछ रही थी, होलिस्टिक मेडिसिन है कि सभी पैथी को हम इकट्ठा करके, अगर कोई मरीज है उसका, देखिए इमरजेंसी है, क्रिटिकल केयर है, उसका जो अभी तक हम पे सबूत है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो आपको एलोपैथ में मॉडर्न मेडिसिन में मिलता है, चाहे सर्जिकल हो, चाहे क्रिटिकल केयर हो, चाहे इमरजेंसी हो। यस, क्रॉनिक इलनेस में जहां पर भी लगता है कि दूसरी पैथी उसमें पिच इन कर सकती है, दैट इज होलिस्टिक। चाहे वो अपोलो हो, चाहे मेदांता हो, आई हैड बीन दी हेड ऑफ मेदांता, आई हैड बीन दी हेड ऑफ मैक्स, हम सब ने करा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पैथी, बट वी अपोज क्रॉस पैथी। देयर इज अ डिफरेंस। इफ आई एम ट्रेन्ड फॉर मॉडर्न मेडिसिन, I should only write the modern medicine. Likewise, the other pathy, they should only prescribe their pathy medicine, not the other pathy. So IMA opposes the cross pathy, but respect all the pathies in their purity. We want purity of pathy, and they all are our brother sister. We have no, enmity with our these all pathies. The only thing, we are absolutely against cross pathy. We will fight if there is any cross pathy. इस पर मैं चाहूंगी कि, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल आप अग्री करेंगे, तुली सर जो कह रहे हैं कि एक टच, जो पर्सनल टच होना चाहिए पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में, वो कुछ कमजोर हुआ है। और दूसरा, इस अप्रोच का आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि एक बहुत मिडिल क्लास अप्रोच है कि अच्छा मुझे बुखार हो गया, मैं ये दवाई खा लेता हूँ, मुझे ये दिक्कत है, मैं ये दवाई, हर घर में डॉक्टर है, ये बात सच है। और जहां आप डॉक्टर के पास गए और दवाइयां चलने लगी तो एक ख्याल ये आता है कि अरे यार दवाइयों के चक्कर में पड़ गया, अब पता नहीं कब तक चलेंगी। ये एग्जिस्ट करता है, कैसे ये बदल सकता है, या क्या, कैसे इस अप्रोच में चेंज आ सकता है? यही तो विडंबना है कि देश में एक तरफ तो हम कहते हैं डॉक्टर कम है, जो कि अब बढ़ रहे हैं, लेकिन हर घर में डॉक्टर है। और प्रॉब्लम ये है कि अपने आप देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली नॉट इंजूरियस, रादर क्रिमिनल। आपको पता नहीं होता कौन सी डोज कितनी मात्रा में लेनी होती है, कब तक लेनी होती है। होता क्या है कि मेरे घर में किसी को बुखार हुआ, मैं दवाई उसने खाई, एक पर्चा है वो रख लिया मैंने, जब तक उससे तेल लग के काला ना पड़ जाए पर्चा, वो पर्चा घर में कोई भी बीमार है चलता रहता है। ये नहीं पता कि अगर उसमें कोई किडनी का पेशेंट है और एक नॉर्मल आदमी को जो मरीज दवाई दी गई थी बुखार की, दोनों में डिफरेंस है, डोज का भी और दवाई का भी। राइट सर। वो इफेक्ट हो जाता है। और डॉक्टर का पेशा, जैसा डॉक्टर तुली ने कहा, तो ये ट्रस्ट का पेशा है। डॉक्टर्स प्रोफेशन में ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, देखिए, और मैं अभी भी कहता हूं, मेडिकल प्रोफेशन इज द मोस्ट नोबल एंड मोस्ट पायस। आई एम प्राउड टू बी ए डॉक्टर, बिकॉज जो सम्मान जब एक मरीज सही होता है और सही होकर उसके परिवार वाले डॉक्टर का पैर छू के देते हैं, वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। वो ट्रस्ट दोनों की जिम्मेदारी है मेंटेन करना, हमारी भी और पेशेंट की भी और आप लोगों की भी। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब ये नहीं आप कह रहा हूं, कुछ थोड़ा सा सेंसेशनलाइजेशन के चक्कर में हम कभी कभी न्यूज को बिना वेरीफाई करे ऐसे फ्लैश करते हैं, उसने भी पब्लिक का मानस चेंज करा है। अब होता क्या है, एक झोला छाप बैठा है, उसने कोई काम करा कहीं गांव देहात में और कोई पेशेंट बीमार हो गया, न्यूज आती है डॉक्टर ने इलाज करा और ये मरीज का हो गया, विदाउट वेरीफाइंग वेदर द पर्सन वाज ए डॉक्टर और नॉट डॉक्टर। इस चीज का मैडम बहुत ज्यादा इल इफेक्ट हुआ है। मीडिया की बहुत बड़ी, देखिए आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को बनाने में, और डॉक्टर्स भी उसका पार्ट है। आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इस चीज को करें। दूसरा, गूगल बाबा, अगर मेडिकल की स्टडी और समझ इतनी आसान होती कि कोई गूगल से पढ़ के डॉक्टर बन जाए, तो 4.5 साल की रिगरस MBBS, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, फिर 3 साल की MD, उसकी जरूरत नहीं होती। मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ओनली रीडिंग द टेक्स्ट, इट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्स्ट ऑन द पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर वही है जिसने खूब सारे मरीज देख रखे हैं, उसका एक्सपीरियंस बताता है। टेक्स्ट तो आपको वो बताता है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस
कि 1000 लाख मरीज पे ये दिया गया था, ये चला, बट जरूरी नहीं है कि वो 1,01,000 में पेशेंट पे सेम सच हो। वेल टेकन तो विद द एक्सपीरियंस इट कम। वेल टेकन। और इसमें मैं एड ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी कर देती हूँ कि उससे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि घर में डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, हर एक घर में एक डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन इन करने के लिए, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर तुली एंड डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और साथ ही पूर्णिमा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोमेंटो गिफ्टिंग के लिए इस वक्त सैयद उमर जी स्टेज पर आए। संदीप जी प्लीज बी ऑन स्टेज। अमित ओझा जी प्लीज बी ऑन स्टेज।